नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के टॉपिक हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। तो दोस्तों यहाँ पे हम काल विभाजन देखेंगे, किस तरह से हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो बदलते परिवेश में बदलता गया और किस तरह से कुछ विद्वानों ने इसका काल विभाजन किया। तो यहाँ पे आज की वीडियो में यही जानकारी हम लेने वाले हैं, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। और दोस्तों, चैनल के प्लेलिस्ट में 2-3 प्लेलिस्ट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक टीजीटी पीजीटी 2021 के नाम से है, जूनियर हाई स्कूल 2021 के नाम से है और यूजीसी नेट के नाम से एक प्लेलिस्ट है। तो उन प्लेलिस्टों में जाएं, वहां पे कंप्लीट सिलेबस कराया गया है अपनी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग। वहां पे सारे चीज़ें, सारी वीडियो, सारे जो टॉपिक हैं वो वहां पे कंप्लीट कराए गए हैं, तो उन्हें देखें। और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की। साहित्य सर्जन निरंतर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा जो साहित्य है वो डे बाय डे बदलता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उसमें बदलाव भी होते गए हैं। किसी भी भाषा का साहित्य स्थिर ना होकर निरंतर परिवर्तनशील होता है। इसके परिवर्तनों का साहित्य के समुचित अध्ययन के लिए उसे कालानुक्रम में विभक्त किया जा उसे कालक्रमानुसार विभक्त करना आवश्यक होता है। किसी भी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली उस साहित्य में प्रवाहित साहित्य धाराओं, विविध प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित करना होता है। युग की परिस्थितियों के अनुकूल साहित्य में विषय तथा शैलीगत प्रवृत्तियों परिवर्तित होती हैं। हिंदी में भी एक विशेष काल में समाज की विशेष परिस्थितियां एवं तत्सम संबंधी विचारधाराएं रही हैं और उन्हीं के अनुरूप साहित्यिक रचनाएं भी हुई हैं। काल विभाजन के संबंध में आचार्य शुक्ल का मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत क्या है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास सामग्री भक्ति काल, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता आदि ग्रंथों में मिलती है, किंतु काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई दृष्टि नहीं की गई है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का श्रेय जो जाता है वो है एक फ्रेंच विद्वान जिनका नाम है गार्सा दा तासी। गार्सा दा तासी को जाता है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में अपना ग्रंथ इस्तवार दा ला लेत्रेत्युई एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों का परिचय दिया है। वर्ण क्रमानुसार इसमें परिचय दिया है, परंतु इन्होंने काल विभाजन और नामकरण की ओर ध्यान नहीं दिया है। इस परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। इसमें लगभग 1000 हिंदी भाषा कवियों के जीवन चरित्र और इनकी कविताओं के उदाहरण संग्रहित किए गए हैं, किंतु काल विभाजन का इसमें कोई संकेत नहीं है। इस संबंध में सबसे पहला प्रयास करने का जो श्रेय जाता है वो जॉर्ज ग्रियर्सन जी को जाता है। पर जैसा कि उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ की भूमिका में स्वीकार किया है कि उनके सामने अनेक ऐसी कठिनाइयां थी जिससे वे कालक्रम एवं काल विभाजन के निर्वाह में पूर्णतः सफल नहीं हो सके हैं। उन्होंने लिखा है कि सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह सर्वत्र सरल नहीं रहा है और कतिपय स्थलों पर तो यह असंभव सिद्ध हुआ है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 11 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया है। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कौन कौन से हैं? चारण काल 702 से 1300 ईस्वी, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविताएं, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्न परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान
और अंतिम है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। डॉक्टर ग्रियर्सन के विभाजन में अनेक असंगतियां, न्यूनता एवं त्रुटियां होते हुए भी प्रथम प्रयास होने के कारण इसका अपना महत्व है। आगे चलकर मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद 1913 में काल विभाजन का नया प्रयास किया, जो प्रत्येक दृष्टि से ग्रियर्सन के प्रयास से बहुत अधिक प्रौढ़ एवं विकसित कहा जा सकता है। इसका विभाजन कुछ इस प्रकार है। कौन कौन से काल में उन्होंने विभाजित किया था? आरंभिक काल या पूर्वारंभिक काल 600 से 1343 विक्रम संवत, उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444, माध्यमिक काल या पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1580 विक्रम संवत, अलंकृत काल या पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत, उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत, परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत और अंत में वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से लेकर के अब तक का समय। किसके? मिश्र बंधुओं के अनुसार। फिर है मिश्र बंधुओं के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन का नया प्रयास किया। इनके काल विभाजन में अधिक सरलता, स्पष्टता एवं सुबोधता है। अपनी इसी विशेषता के कारण वह आज तक सर्वमान्य एवं सर्वत्र प्रचलित है। उनका काल विभाजन कुछ इस प्रकार है। पहला है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहते हैं, संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल कहते हैं, संवत 1700 से 1900 और अंत में आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहते हैं, संवत 1900 से लेकर के अब तक। आचार्य शुक्ल के बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन किया, जो कि इस प्रकार है। संधि काल 750 से 100 विक्रम संवत, चारण 1000 विक्रम संवत, चारण काल 1000 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत और अंत में आधुनिक काल 1900 से लेकर के अब तक का समय। डॉक्टर वर्मा के विभाजन के अंतिम 3 काल विभाजन आचार्य शुक्ल जी के ही विभाजन के अनुरूप हैं। केवल वीरगाथा काल के स्थान पर चारण काल एवं संधि काल नाम देकर अपना नयापन स्थापित किया है। इस परंपरा में बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा किया हुआ काल विभाजन भी उल्लेखनीय है और उनका काल विभाजन कुछ इस प्रकार है। आदिकाल, जिसे वीरगाथा का युग कहा गया है, संवत 1000 से लेकर के संवत 1400 तक। पूर्व मध्य युग भक्ति का युग संवत 1400 से संवत 1700। उत्तर मध्य युग रीति ग्रंथों का युग संवत 1700 से संवत 1900 तक और अंत में आधुनिक युग नवीन विकास का युग संवत 1900 से लेकर के अब तक का समय। उपर्युक्त काल विभाजन की परंपरा में आचार्य शुक्ल के बाद कुछ विद्वानों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपना काल विभाजन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, परंतु शुक्ल के इतिहास लेखन का आधार ही अधिक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और उपर्युक्त प्रतीत होता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में उसका अनुमोदन किया है। उनका काल विभाजन कुछ इस प्रकार है। तो ये प्रश्न पूछा कि गणपति चंद्र गुप्त ने कौन सा उनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य पर आधारित? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो जितने अभी हमने यहाँ पे पढ़े थे ग्रंथ, तो उनके आचार्यों का नाम भी परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो गणपति चंद्र गुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन है प्रारंभिक काल 1884 से 1350 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल 1184 से 1350 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी और आधुनिक काल 1857 से लेकर के अब तक का समय। इस परंपरा में डॉक्टर नगेंद्र का नाम भी बहुत उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन तथा नामकरण कुछ इस प्रकार किया है। आदिकाल 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती तक, रीति काल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती तक, आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक
पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग, भारतेंदु काल संवत 1877 से लेकर के 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल जिसे कहते हैं, द्विवेदी युग संवत 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी। छायावाद काल संवत 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर काल, फिर प्रगति या प्रयोग काल संवत 1338 से 1953 ईस्वी तक, और नवलेखन काल संवत 1953 ईस्वी से लेकर के अब तक का समय। यह था नगेंद्र के अनुसार। फिर है हिंदी साहित्य का नामकरण। उपर्युक्त सभी विद्वानों के काल विभाजन में आचार्य शुक्ल जी का जो काल विभाजन है वो सर्वसम्मत एवं सर्वमान्य है। सभी आचार्यों विद्वानों ने उसे एक्सेप्ट किया है, माना है, तो वही अभी तक चल रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज की वीडियो का काल विभाजन, जिसमें हमने कई आचार्यों का काल विभाजन पढ़ा। अगली वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं कि किस तरह से इन कालों का नामकरण हुआ और किस तरह से किस आचार्य ने किस नाम से इसे पुकारा और क्यों पुकारा। तो अगली वीडियो भी देखना ना भूलें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गौर से सुनिएगा, देखिएगा और हो सके तो अपने नोट्स इन वीडियोस के माध्यम से बनाते रहिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।